नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। और हम रैंक अप कोर्स के सेशन 10 में पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर की थ्योरी हम खत्म ऑलमोस्ट कर चुके हैं। थ्योरी मतलब इंट्रोडक्टरी थ्योरी। आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकलती है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये सब आपको पता चल चुका है ऑलमोस्ट, है ना। तो आज मैं आ रहा हूँ वेक्टर एल्जेब्रा पे। व्हाट इज वेक्टर एल्जेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा इज नथिंग बट, आपको पता है अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यस और नो। तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के तीन एट्रीब्यूट होते हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर अलजेब्रा, है ना। अच्छा जी, अब आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, आपने डायरेक्शन निकालनी सीख ली। आज हम सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा, मतलब कि हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई द वेक्टर्स। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर अलजेब्रा के लिए मैंने आज बहुत मेहनत की है आप सबके लिए थोड़ा तगड़ा कंटेंट बनाने की, ठीक है ना। और मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास कितनी सारी बुक्स रखी हुई हैं फिलहाल यहाँ पे। ये सबसे पहली बुक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है सिंगेज, BM शर्मा इसके राइटर हैं, ठीक है ना। तो इसमें वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर चैप्टर है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, वेक्टर के। तो यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ इस सेशन के लास्ट में। ये मेरा रैंक अप फिजिक्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने इस कोर्स का नाम रैंक अप रखा हुआ है। ये रैंक अप फिजिक्स की बुक है, MTG की। इसमें भी आपको वेक्टर चैप्टर मिल जाएगा, इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास एक इरोडॉफ बुक है, ठीक है ना। इस इरोडॉफ बुक में एक्चुअल में मैकेनिक्स है पूरी। मैकेनिक्स के लिए इसको मास्टर बुक माना जाता है, ठीक है ना। तो इरोडॉफ में कोई पर्टिकुलर वेक्टर चैप्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर से आप एक्चुअली में जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन आते नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं तो इनकी एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर का नाम आपको इरोडॉव में नहीं मिलेगा, तो इरोडॉव को मैंने छोड़ दिया है। फिर एक और मेरे पास बुक है इंटरनेशनल ओलंपियाड की। यहाँ पे भी वेक्टर का कोई रोल नहीं होता, इसकी एप्लीकेशन ही होती है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। यहाँ से भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है ना। सारी बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं कौन कौन सी बुक से क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ये मेरे पास एक और है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, ये 500 बेस्ट क्वेश्चन होते हैं जेई के, ठीक है ना। यहाँ से भी मैं कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ, लेकिन इसमें भी वेक्टर का कोई क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। एक हमारे पास एक और बुक है, ये है हमारी रेसनिक हेलिडे, ठीक है ना। इसमें से भी मैं एक्चुअल में क्वेश्चन लेने वाला था, बट इसमें भी वेक्टर के ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। फिर मैं एक और आपको बुक दिखाऊँ, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसमें कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ये फॉरेन राइटर की बुक है, तो इसलिए वो सारे क्वेश्चंस थोड़े फॉरेन लैंग्वेज से मैच होते हैं, तो दैट इज वाई मैंने यहाँ से अभी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार आप मास्टर बन जाओगे तो इस बुक को भी मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और मेरे पास बुक है जिसको मैंने मास्टर, अच्छा बहुत तगड़ी बुक है ये भी, फिटजी की मास्टर पैकेज की बुक है। फिटजी आपने नाम सुना होगा, फिटजी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस्ड, यस और नो। तो यहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, बट वेक्टर्स का कोई रोल यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, मैं HC वर्मा में पढ़ चुका हूँ, HC वर्मा भी मेरे पास है। अभी मैं यहाँ पे लाना उनको उसको भूल गया, ठीक है ना। तो HC वर्मा से भी मैंने देख लिया है, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। मैंने एक PDF बनाई है, नॉर्मली स्कैन किया है बस, बाकी मैंने कोई मतलब एकदम फैशन वाली PDF नहीं बनाई है, नॉर्मल स्कैन PDF है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आज करवाने वाला हूँ कंप्लीट, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और मैं आपको बताऊं कि जितना मैं बोलूंगा उतना सॉल्व करना है बस। मैं आपको सारी बुक का जूस निकाल के दे रहा हूँ, बस आपको ऐसा मान लो, आपको उसको पीना है बस, हाँ है ना। तो वो जूस थोड़ा कड़वा भी लगेगा तो भी पी जाना है बस, आएगा समझे। तो ऐसा मत सोचना कि आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी, मैं सारी बुक्स पढ़ के ही आपको पढ़ा रहा हूँ। प्लीज इस बात को ध्यान रख के, सारी बुक्स पढ़ के, सारी बुक्स के क्वेश्चन उठा के ही मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, तगड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे। क्लियर है मेरी बात? अभी वेक्टर चैप्टर का इतना ज्यादा रोल नहीं है, तो इसके ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, ज्यादा टफ वाले क्वेश्चंस। तो इसके मैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं उतने करवा दूंगा, बाकी आप खुद देख लेना, ठीक है ना। किसी भी बुक से उठाओगे तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा में। जब भी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। एडिशन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्ट्रैक्शन कैसे होता है भाई, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे
कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ेंगे बाद में। तो मैं सिंपल सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बता देता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सोच रहे होंगे बच्चे, सर क्या आप सिखाने वाले हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो तो हमें आता ही है। क्योंकि एक्चुअल में ध्यान से देखो, मैं अगर बोलूँ कि ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप and let b vector is given by minus I cap plus 6j cap minus 2k cap. Okay, let there are two vectors and let, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ a प्लस बी कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ है ना। आप भी सोच रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं सर, कैसे नो। लो भाई, तो भाई साहब आपने बोल दिया कि a प्लस बी निकालना तो बहुत ईजी है सर हमारे लिए, और आपने क्या आंसर दिया मुझे बताओ जरा एक बार, बताएगा कोई। जस्ट वेट नाउ। ओके, तो जैसे कि a प्लस बी हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनना जरा। हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप a प्लस बी को अगर हम ऐड करेंगे, तो कैन आई से 2 माइनस 1 विल बी 1 आई कैप, यस और नो। 3 प्लस 6 विल बी 9 जे कैप, यस और नो। माइनस 1 एंड माइनस 2 इट विल बी माइनस 3 के कैप। अरे सर ये तो बहुत ईजी था सर, ये तो मैं आता है। यस तुम्हें आता है भाई, मैं कब बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं आता। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कोई a माइनस बी पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, तो क्या करते तुम लोग, बहुत सिंपल था, बोलो। सर a माइनस बी में माइनस कर देते, 2 में से माइनस 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इट विल बी a माइनस बी विल बी इक्वल टू 3i कैप, यस। 3 माइनस 6 विल बी इक्वल टू माइनस 3j कैप, यस। माइनस 1 प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस 1j कैप, के कैप। देख लेना कोई गलती ना हो, कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर हो जाए तो मुझे माफ करना, चेक कर लेना एक बार अच्छे से, ठीक है ना। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सभी ठीक से कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो इफ यू आर गिवन टू वेक्टर्स, कभी भी दो वेक्टर अगर आपको दिए जाए, कैन यू ऐड देम, यस सर। कैन यू सब्ट्रैक्ट देम, यस सर। देन व्हाट इज द नीड ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, why we are going to teach, why we are going to learn about the vector algebra। क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा में, ये तो बहुत सिंपल है, प्लस करना माइनस करना। अरे भाई ये नहीं है वेक्टर अलजेब्रा भाई, ध्यान सुनो मेरी बात। सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ाने से पहले मैं एडिशन सबसे पहले पढ़ाने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में कभी कभी हमें पूछ लेते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या पूछ भी नहीं लेते तो हमें पता होना चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैसे देखा जाता है, जरा ध्यान सुनेंगे सब लोग। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ग्रेट। चलो लेट वी हैव टू वेक्टर्स, मैंने बोला कि एक वेक्टर ये है और लेट दूसरा वेक्टर ये है, क्लियर। एंड लेट देयर इज एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। Let this vector is a vector and this vector is b vector, and let you have been asked that what is the angle between a and b, yes or no sir। The angle between a and b is clear, very clear, it is 135 degree। no, you are not, you are not the you are not given the correct answer। a and b इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 135 नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ए की डायरेक्शन क्या थी, पहले तो मुझे बताओ, क्या ए वॉज मूविंग टूवर्ड्स राइट, यस सर। तो इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो जरा, कर दिया सर। क्या यही वो एंगल है जो ए की डायरेक्शन के बीच में और बी की डायरेक्शन के बीच में बन रहा है, यस सर। सो दैट इज व्हाई एंगल वाज 45 डिग्री। सर लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन हियर, हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाने की भाषा में बोलता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जरा ध्यान सुनना। The angle between the two vectors can be find out by a simple method। सिंपल क्या करो, हमेशा एंगल तब देखो जब दोनों वेक्टर्स का या तो टेल जुड़ा हुआ हो या फिर हेड एक जगह पे टकराया हुआ हो। नहीं समझे सर,
मैं आपको बताता हूँ। अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी क्लिक हुई माइंड में। अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखना चाहते हो? ओके, जस्ट वेट। क्या आपको ये वेक्टर नजर आ रहा है? मैं इस वेक्टर को मान लेते हैं कि कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? कर लिया मैंने इसको सेलेक्ट। मैं इसको विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, मैं इसको कहीं भी रिप्लेस कर सकता हूँ, कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने इसको यहां पे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। नहीं समझे आप? वापस समझो, वापस समझो, ध्यान से देखो। ये वेक्टर यहाँ पे था, मैं इसको उठा के ले गया, मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ मैं इसको विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया? नहीं। क्या मैंने डायरेक्शन चेंज की? नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं उठा के, कुछ पाप तो नहीं होगा? नहीं सर। अच्छा जी, अगर कोई पाप नहीं होगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये वेक्टर पहले ऐसा था? हाँ था तो सर, बाद में ऐसा चला गया वहां तक, हाँ या ना? क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्या टेल से टेल कनेक्ट हो गई अब? हाँ सर। अगर ए और बी वेक्टर की टेल से टेल कनेक्ट हो गई तो देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? कितना है? 45 डिग्री सर। क्यों सर? क्योंकि देखो ये वाला एंगल 45, तो क्या ये वाला एंगल भी 45 भाई? कौन से एंगल्स बोलते हैं इनको बताओ जरा एक बार, अभी भी 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो तुम लोग। क्या इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं? चलो जो भी बोलते हैं यार, मुझे थोड़ी मतलब है इस बात से। खैर छोड़ो सर, अब क्यों नहीं हो सकता? अब भी तो 135 इधर बन रहा होगा। तो भाई साहब स्टेटमेंट अब पूरी सुनना मेरी, जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी दो वेक्टर्स के टेल से टेल कनेक्टेड हो या फिर हेड से हेड कनेक्टेड हो, तो हमेशा उन दोनों के बीच का एंगल लो। कौन सा एंगल लो? जो छोटा हो। नहीं समझे? दो वेक्टर्स के बीच की, अगर दो वेक्टर्स के बीच की अगर टेल से टेल कनेक्टेड हो, हेड से हेड कनेक्टेड हो, तो हमेशा क्या करो? उनके बीच का एंगल लो। उनके बीच का एंगल लो। इनके बीच का एंगल कौन सा है? यही तो है भाई, 45 डिग्री। पीछे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पीछे भूल जाओ, यही एंगल है, हाँ या ना? अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो छोटा एंगल है वो वाला लो। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यों है? ध्यान सुनना। कोई कोई ऐसा बोलेगा कि मान लेते हैं कि ये एंगल बन गया, ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये एंगल बन गया, जस्ट वेट। हाँ, मान लेते हैं ये एंगल बन गया ये वाला, ऐसे घुमा के ले आए पूरा एंगल, कितना बन जाएगा बताओ जरा ये? 360 में से 45 घटा दो, 315 डिग्री। क्या 315 डिग्री मान लोगे आप? नहीं सर, 45 डिग्रीज आर आंसर। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो हमने, मैं आपको समझा रहा था एक्चुअल में कि कभी भी अगर आप एक वेक्टर को डिस्प्लेस करोगे दूसरी जगह पे, जब टेल टू टेल कनेक्ट हो जाता, तो मैंने बोला आपको छोटे वाला एंगल लेना है। सर छोटे वाला कैसे बोल रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखो। एग्जांपल कैसा है जरा ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि लेट वी हैव अनदर टू वेक्टर्स। एक ऐसा वेक्टर है मान लो, एक ऐसा वेक्टर मान लो, ठीक है ना? और मैंने आपको बोला कि लेट दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड लेट दिस एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। व्हाट विल यू डू? पहले बताओ मुझे, क्या आंसर बोलोगे आप लोग? कुछ लोग बोलेंगे सर 90 डिग्री, कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ और एंगल होगा, है ना? कुछ और क्या? कुछ लोग, मैं बताता हूँ कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चलाते हैं कुछ लोग, या फिर किसी बच्चे का ये क्वेश्चन भी हो सकता है, सर ये एंगल इन दोनों के बीच में ये भी तो हो सकता है ना? हाँ या ना? इन दोनों के बीच में ये एंगल भी तो हो सकता है ना? अरे भाई साहब आप घूम के कहाँ जा रहे हो यार? ये एंगल क्यों नाप रहे हो आप? ये एंगल देखो पहले कितना होगा, सिर्फ 30 प्लस 60 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 प्लस 30, इट विल बी 270।
यस सर। ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो एक्चुअल में हमें कौन सा एंगल कंसीडर करना है? जो छोटा हो। कब कंसीडर करना है? जब दोनों की टेल जुड़ी हुई हो या फिर हेड जुड़ा हुआ हो। खत्म। अब कोई नहीं पूछेगा सर एंगल कैसे लिया। पहले बता दूं, जब भी दो वेक्टर्स टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्टेड होंगे, उन दोनों के बीच में छोटे वाले एंगल को ही हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बोलेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? घूम के नहीं जाना हमें, इतना बड़ा एंगल नहीं लेना हमें, हमें सिंपल लेना है एंगल। आया ना? चलो फिर समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपको एडिशन पे जाने से पहले, कि एक्चुअल में जब भी आप दो वेक्टर्स बनाते हो तो आप दो वेक्टर्स बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ऐसे और एक ऐसे। एक तरीका ये हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है? एक तरीका ये हो गया। लेट वी हैव दिस a vector and then let this is b vector, this is a vector and this is again b vector। ओके, पहला तरीका क्या? पहले तरीके में हेड पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल से कनेक्टेड है। यस सर। इनको बोलते हैं सेम ऑर्डर्ड वेक्टर्स। दूसरे वाला देखो एक बार, दूसरे वाले में क्या टेल टू टेल कनेक्टेड है? यस सर। इनको बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर्ड वेक्टर्स। अच्छा जी, ठीक है सर। मतलब जब भी टेल टू टेल या हेड टू हेड कनेक्ट होगा, हेड टू हेड भी बना के दिखाऊं? ये लो भाई, हेड टू हेड में एक ही आ गया, एक ही आ गया मान लो, सॉरी वेट, एक ही आ गया मान लो। लेट बोथ द वेक्टर्स आर कनेक्टेड विद द हेड, यस और नो? दे आर आल्सो नोन एज अपोजिट ऑर्डर वेक्टर्स। नॉट गेटिंग? हेड टू टेल सेम ऑर्डर, टेल टू हेड सेम ऑर्डर, टेल टू टेल अपोजिट ऑर्डर, हेड टू हेड अपोजिट ऑर्डर। खत्म। क्या बात समझ में आई? तो जब भी मैं बोलूंगा सेम ऑर्डर वेक्टर्स का मतलब आप समझ जाओगे कि हेड टू टेल कनेक्टेड है। आया ना? चलो फिर अब बात करते हैं भाई एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। जब भी मैं एडिशन ऑफ द वेक्टर्स की बात करता हूं तो भाई साहब मेरे दिमाग में आने चाहिए कुछ लॉज। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि ये जो येलो पेन है वो एक्चुअल में व्हाइट वाले पे दिखता नहीं है, तो मैं इसको बदल देता हूँ, थोड़ा ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है ना? चलो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मैंने आपको बोला एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कुछ लॉज होते हैं जिनसे हम एडिशन करते हैं, ठीक है ना? ध्यान सुनना। पहला लॉ होता है हमारा ट्रायंगल लॉ। दूसरा लॉ हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ। मैं आपको बता दूं कि आज हमारा वैलेंटाइंस डे है जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आज प्यार भरी भाषा में हम लोग बोलेंगे और प्यार भरी भाषा में हम लोग समझेंगे, है ना? ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, और तीसरा एक और लो होता है इसको हम बोलते हैं पॉलीगन लो, ठीक है ना? पॉलीगन लो बाद की बात है, पहले हम ट्रायंगल लो पढ़ते हैं और पैरेललोग्राम लो पढ़ते हैं, ठीक है ना? आज हम इन दोनों पे फोकस करेंगे ज्यादा, ठीक है? खैर, व्हाट इज ट्रायंगल लो? बहुत सिंपल, ध्यान सुनना जरा। ट्रायंगल लॉ पढ़ा रहा हूं मैं, इसका पूरा नाम होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है जरा स्टेटमेंट समझेंगे पहले। आप स्टेटमेंट क्या बोलती है उसकी शुद्ध भाषा में, एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। इफ दिस इज अ वेक्टर ए, अगर ये ए वेक्टर है और अगर ये बी वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज देयर एंड बी वेक्टर इज देयर, यस और नो? ए वेक्टर ये है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिखाया, और बी वेक्टर एक और वेक्टर है जो कि किसी और डायरेक्शन में बना हुआ है। ओके, तो अगर ये दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा बोला गया कि जो तीसरा वेक्टर होगा वो तीसरा वेक्टर ऐसे आएगा। अच्छा जी, अब आप देखो जरा, क्या आपको दो जो पहले वाले वेक्टर्स हैं क्या वो दोनों सेम ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं? व्हाट इज सेम ऑर्डर? हेड टू टेल कनेक्शन। आया ना? क्या हेड पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से कनेक्टेड है? यस सर। अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो और वो सेम ऑर्डर में हो, तो ऐसा बोला ट्रायंगल ने बोला जो तीसरी साइड आएगी, थर्ड साइड,
वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में आएंगी, और वो तीसरी साइड पहले वाले दो का रिजल्टेंट देगी। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन करके देगी, ए प्लस बी कर देगी। क्या कर देगी? ए प्लस बी कर देगी। क्या कर देगी? ए प्लस बी। इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जब मिलाएंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे, क्या एक नया वेक्टर आएगा? उस नए वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलो फटाफट। रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। ग्रेट। तो भाई साहब, अब अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ ए और बी में कितना एंगल होगा, तो आप बोलोगे सर ए को उठा के ना आगे रख दो, या बी को उठा के पीछे रख दो। डिस्प्लेस करना आता है? यस। अब आप क्या करो, ए को आगे बढ़ा लो, ए को आगे एक्सटेंड कर लो। तो क्या ए को ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, ए ऐसे बन जाएगा, हाँ है ना? तो क्या टेल टू टेल इन दोनों के बीच का एंगल यही दिखाई दे रहा है आपको? लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ओके। अब ध्यान से देखो, जब मैंने बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, अब ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट सुनो। उसने बोला इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन द सेम ऑर्डर, then the third side of the triangle in the opposite order will give the resultant of first two vectors. Yes or no? What do you mean by resultant? Resultant is nothing but it is the addition of the two vectors. Yes or no? Yes. क्या resultant एक वेक्टर है? Yes sir. अगर resultant एक वेक्टर है, क्या इसके पास दो चीजें होंगी? एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी? Yes sir. अच्छा जी, अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो कैन आई से इसकी दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी? यस सर। चलो फिर मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, पहले करें फिर। करो फिर, चलो भाई। मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो गलती ना हो कुछ, मैंने इसको ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से नीचे। कोई दिक्कत नहीं? कुछ नामकरण कर देते हैं, इन सारे पॉइंट्स का कुछ नामकरण कर देते हैं। लेट, मैंने बोला ये दिस इज एम एन ओ पी। कोई दिक्कत? मैंने सबके नाम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं? चलो फिर सबसे पहले आप इस वाले ट्रायंगल को देखो एक बार, इस वाले ट्रायंगल को, एन ओ पी। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। अच्छा जी, इन ट्रायंगल एन ओ पी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि कॉस थीटा की वैल्यू आने वाली है बेस मतलब एन ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो? इसकी लेंथ कितनी है? क्या बी का मैग्नीट्यूड? यस सर। तो एन ओ की वैल्यू कितनी आने वाली है? बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। नहीं समझे भाई? ये समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। कॉस थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देख लो, अच्छे से आ जाएगा समझ में, है ना? चलो साइन थीटा देखो। साइन थीटा क्या होता है बोलो फटाफट? क्या साइन थीटा होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? पीओ। तो लिखा जाएगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू पीओ बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो अभी भी इतना ही है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस, पीओ की वैल्यू कितनी आ गई? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। समझ में आया? हाँ सर आया तो है समझ में। तो भाई एनओ भी आ गया, मतलब ये कितना आ गया आपका? बी कॉस थीटा। और ये कितना आ गया आपका? बी साइन थीटा। ये लो भाई। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? हाँ सर आई तो है समझ में। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ना इस ट्रायंगल की दोनों साइड पता लग गई, दिस इज बी कॉस थीटा एंड दिस इज बी साइन थीटा। यस और नो? ग्रेट। अब आप बड़े वाला ट्रायंगल देखो, एम ओ पी। इन ट्रायंगल एम ओ पी क्या करना है ध्यान से देखो। इस वाले ट्रायंगल में क्या आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम इस लग सकती है? यस, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो मैंने आपको बोला कि एक 90 डिग्री एंगल है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम बोलती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यस। व्हाट इज बेस? बेस इज नथिंग बट ए प्लस बी कोस थीटा। यस और नो? अच्छा, मैं ए का मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए लिख रहा हूँ। आपको मैंने बताया था मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो मॉडुलस के अंदर बंद करो या फिर सिंपल ए लिख दो, उसके ऊपर एरो मत लगाओ। यस और नो? चलो बताओ, नीचे जो बेस है इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना है? ए प्लस बी कोस थीटा। परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी साइन थीटा। और हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना है? आर। अच्छा, क्या लिखा जाएगा बताओ? ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? सॉल्व करें। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है आपको खोलना? खोल सकते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना? प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ है ना, क्लियर है बात। अब आप ध्यान से देखिए दो टर्म जो मैं बता रहा हूँ, एक तो पहली ये वाली टर्म देखो और एक ये वाली टर्म देखो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोलो। ए स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, है ना, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो एक ये वाली टर्म बची है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, दैट इज 2ab cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इज इट 1? यस। तो आर की वैल्यू कितनी आती हुई दिखाई दे रही है आपको, बताओ। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया तो ये बी स्क्वायर बच जाएगा खाली, प्लस 2ab cos थीटा। समझ में तो आया सर? ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या आंसर, ये क्या है आपको? ये है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या, मैग्नीट्यूड, ऐसा नो। अच्छा सर, आपने मैग्नीट्यूड तो समझा दिया सर, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। यस सर, अब क्या बचा, डायरेक्शन। अच्छा जी, पहले मैग्नीट्यूड को रटो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना है, रात के 12 बजे भी याद होना चाहिए। थप्पड़ मार के कोई पूछे तो आंसर एकदम मुंह से निकलना चाहिए, जैसे मुंह से एबीसीडी निकलती है ना, वैसे ही। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आया ना, समझ में आ गया सबको? ग्रेट। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए मैं थोड़ी सी बात सोचता हूँ, क्या आर वेक्टर जो है वो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन में? यस सर। क्या इसके पास कोई ऐसी डायरेक्शन है जिसको मैं ऐसे डिनोट कर सकूं, आई कैप पे जा रहा है या जे कैप पे जा रहा है या कहीं और? नो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आपको मान लो कहीं पे रास्ता बताना होता है तो आप ऐसे बोलते हो ना कि भाई 90 डिग्री इधर चला जा, है ना, एंगल ही बोलते हो ना फिर। तो हमें एक्चुअल में ये एंगल निकालना पड़ेगा, एंड दिस एंगल इज लेट डिनोटेड बाय फाई, अल्फा फाई कुछ भी मान लो आप, आपकी मर्जी। ये फाई एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं दोबारा फिर इस ट्रायंगल की मदद लेता हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल की, MOP, अगेन इन ट्रायंगल MOP। क्या इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि अगर मैं tan फाई निकालूं तो क्या परपेंडिकुलर बाय बेस होता है? व्हाट इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल इज b sin थीटा, व्हाट इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल a plus b cos थीटा। कैन आई से दैट tan phi will be equal to b sin theta upon a plus b cos theta? Yes or no? Yes or no? Great. What will be the phi? What will be the value of phi? That will be tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. ये होती है हमारी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? डायरेक्शन। अच्छा जी सर, ये वाला फॉर्मूला तो मैं याद हो जाएगा और शायद कुछ बच्चों को याद होगा भी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट सर नीचे वाला फॉर्मूला हम लोग ना भूल जाएंगे, भूलोगे, ऑब्वियस सी बात है। उसमें कभी कभी ऐसा डाउट आता है कि बी साइन थीटा कौन है, ए कौन, बी कौन। मान लो कोई ऐसे बोलते हैं रैंडमली, कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, एक का मैग्नीट्यूड 15 है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो आप यही सोचते रह जाओगे 10 वाला 10 लूँ, 10 वाला ए है या 15 वाला ए है, हमें तो पता नहीं। अच्छा जी, पहचान करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनना। मुझे बताओ रिजल्टेंट किसके साथ फाई एंगल बना रहा है? सर ए के साथ, बिल्कुल सही बात। जिसके साथ वो एंगल बनाता है उसको ए बोलोगे आप, क्या बोलोगे इस फॉर्मूले में? ए किसको बोलोगे आप? जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है। बी किसको बोलोगे? जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल नहीं बना रहा है। नहीं समझे भाई? मैंने फॉर्मूला याद कर लिया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। क्या मुझे ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? ए कौन सा वेक्टर जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, बी कौन सा वेक्टर जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल नहीं बना रहा है। खत्म। ए को कैसे रटोगे बताओ? जिसके साथ एंगल बन रहा है, आएगा समझ में? यार मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। बी कौन सा वेक्टर बोलो? बी कौन? जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है। क्या कुछ कुछ बात समझ में आई है भाई? क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी समझ में आ गया? यस। क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी समझ में आ गई? यस। ग्रेट। ट्रायंगल लो पूरा क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉज पे, ठीक है ना। ओके चलो भाई,
तो आगे बढ़ते हैं भाई, ट्रायंगल लो पढ़ लिया सबने, गुड। तो भाई साहब ट्रायंगल लो में आपने सीखा, ट्रायंगल लो में हमने सीखा कि कभी भी दो वेक्टर्स अगर अपोजिट ऑर्डर में नहीं, किसमें, सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर किसको बोलते हैं, जब हेड और टेल कनेक्टेड हो, है ना। जब भी दो वेक्टर्स हेड और टेल कनेक्टेड रहेगा उनका, और वो ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तीसरी साइड आएगी वो उनका सम करके आपको देगी, है ना। और उस सम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना। ये आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये। चलो भाई, अच्छी बात है सर, ठीक है सर। सर आपने ट्रायंगल लो तो पढ़ा दिया सर, व्हाट इज पैरेललोग्राम लो, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है भाई, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बहम की बात है बस। बस दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं क्या होता है वो, ध्यान सुनना। पैरेललोग्राम लो बोलता है कभी भी दो वेक्टर्स अगर हो, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा लेट, ये दोनों वेक्टर्स कौन से ऑर्डर में, पहले तो ये बताओ, सेम ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर। सर ये दोनों तो हमें लग रहे हैं कि दे आर इन सेम ऑर्डर। नो, दे आर इन अपोजिट ऑर्डर। बोलो फटाफट। सेम ऑर्डर किसको बोलते हैं, हेड टू टेल, है ना। अपोजिट ऑर्डर किसको बोलते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड, है ना। तो आपको पता ही है अपोजिट ऑर्डर में, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे अगर ये अपोजिट ऑर्डर में, तो आई कैन नॉट अप्लाई द ट्रायंगल लो। यस। तो उन्होंने क्या बोला था, ध्यान सुनना, उन्होंने बोला इसको आप उठाओ, इसको डिस्प्लेस करो, ठीक है ना बात। उन्होंने बोला इसकी एक आत्मा पकड़ के यहाँ ले आओ, यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला इसको भी उठाओ, इसकी भी एक आत्मा उठा के यहां रख दीजिए। क्या आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो, अभी सिखाया था। यस कर सकते हैं सर। अब आपको पता है कि मैंने क्या किया, ए वेक्टर की आत्मा उठा के ऊपर रख दी, और बी वेक्टर की आत्मा उठा के यहाँ रख दी, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, इस ए वेक्टर और इस वाले बी वेक्टर को देखो, उन वालों को भूल जाओ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। राइट वालों को देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या बोथ आर इन द सेम ऑर्डर नाउ। यस सर। कैन आई अप्लाई ट्रायंगल लो नाउ। यस सर। विल इट बी गिविंग you the resultant. Yes sir. What is resultant, it will be the sum of the a and b, yes or no. So can I write it as, इस पैरेललोग्राम लोगों को कैसे बनाया गया, उन्होंने बोला अगर दो वेक्टर्स कभी भी अपोजिट ऑर्डर में होंगे, अगर उनकी दोनों की टेल टेल कनेक्टेड होंगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपल। ट्रायंगल लो ही तो है ये, और कुछ थोड़ी है भाई, वही सेम डेरिवेशन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, फिर एंगल थीटा मान लो या एंगल फाई मान लो, सब कुछ सेम आने वाला है, सब कुछ सारे रिजल्ट सेम आने वाले हैं। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अगेन, वापस लिख रहा हूँ, याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा जी, आर हो गया, चलो। सर व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ टेन फाई, फाई विल बी द अगेन सेम फॉर्मूला बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, गुड। चलो भाई, ये टेन फाई आ गया, रिजल्टेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर पैरेललोग्राम भी लो भी बता दिया आपने, पॉलीगन लो बताओ सर क्या होता है। पॉलीगन लो को जरा ध्यान से सुनेंगे, शांति से। पॉलीगन लो, चलो सुनते हैं फिर। देखो पॉलीगन लो क्या बोलता है, पॉलीगन लो बोलता है कि भाई मान लो कि मेरे पास ना ऐसे कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आपके पास मान लो कोई ऐसा, कोई हेक्सागन के टाइप का मान, ठीक है ना। मान लेते हैं ऐसे करके कुछ वेक्टर्स हैं, ये सब के सारे वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे किसमें है, सेम ऑर्डर में, है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, जी वेक्टर, एच वेक्टर, कोई दिक्कत। चलो जी, अच्छी बात है। तो आपको ट्रायंगल लो लगाना आ गया ना। whenever there are two vectors in the same order, can you apply the triangle law? Yes sir. If I apply triangle law on this a and b, तो क्या ये वाला जो वेक्टर होगा, क्या ये मुझे दे रहा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यस सर। अब इसको देखो जरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को और सी वेक्टर को, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गए। यस सर।
क्या इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे दे रहा होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर? समझ नहीं आई बात भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान सुनना। मैं इसको देख रहा हूँ बस, ये वाला ए प्लस बी वेक्टर और एक सी वेक्टर, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में? यस सर। तो क्या जो ट्रायंगल की तीसरी साइड आएगी वो अपोजिट ऑर्डर में आएगी और इन दोनों का सम देगी। व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स? ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा जी। अब आप इन नीचे वाले तीनों सबको भूल जाओ, नीचे वालों को किसको याद रखो? ए प्लस बी प्लस सी एंड डी, क्या दोनों सेम ऑर्डर में? यस सर। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर? हाँ सर आएगा। तो अब इन सबको नीचे वालों को भूल जाओ, अब इसको याद रखो, ये जो आया और फिर एक ई वेक्टर। ध्यान से देखो क्या रिजल्टेंट आएगा वापस। क्या इस बार रिजल्टेंट इससे डिनोट होगा? यस सर। क्या रिजल्टेंट होगा ये बताओ जरा एक बार। ये रिजल्टेंट होने वाला है सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, है ना? अच्छा जी। तो ये वेक्टर और एफ वेक्टर को देखो एक बार फटाफट, क्या ये दोनों भी सेम ऑर्डर में है? तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कितना भाई? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ध्यान से देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, है ना? अब ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर और फिर जी वेक्टर, क्या ये दोनों भी सेम ऑर्डर में? यस सर। तो क्या यहां से एक ऐसा वेक्टर जाएगा जो कि इनका रिजल्टेंट देगा, है ना? तो ये कितना होगा बताओ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर इक्वल टू, हाँ है ना? क्या ये सारे के सारे रिजल्टेंट मुझे किसने दिए बताओ जरा एक बार। जहां पे आपने लास्ट वाली लाइन बनाई, क्या वो लाइन किसी के साथ कोइंसाइड हो गई? यस, किसके साथ कोइंसाइड होगी? एच वेक्टर के साथ। लेकिन एच वेक्टर तो नीचे की तरफ था, हमारी लाइन तो ऊपर की तरफ गई। तो कैन आई राइट इट एज माइनस एच वेक्टर? हाँ सर, लिख तो सकते हो आप। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई पॉलीगन हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू नल वेक्टर, इक्वल टू नल वेक्टर, इक्वल टू नल वेक्टर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? whenever there is a regular pentagon और regular hexagon और regular polygon, कोई भी हो, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी हो, अगर रेगुलर है, रेगुलर का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारे के सारे सेम ऑर्डर में, है ना? पूरा एकदम साइक्लिक बन रहा है बात समझ में? तो अगर ऐसा कोई मेरे पास कोई भी पॉलीगन है, क्या उसके सारे वेक्टर्स का सम इक्वल टू नल वेक्टर होता है? ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो सोच के बताओ। हाँ सर आई तो है मैं समझ में। तो अगर कितने भी मैं साइड्स वाला आपको तो पॉलीगन दे दूं, क्या सबके साइड का सम इक्वल टू जीरो होने वाला है? हाँ सर। ठीक है भाई, तुमने तीनों लॉ समझ लिए। अब तुम्हें जितनी बातें और तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी वो सब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? अब क्वेश्चंस करें, बोलो फटाफट। आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन सबने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से उठाते हैं, ये दिख रहा है आपको? मैंने आपको बताया था कि ये मैं पीडीएफ मैंने बनाया, ये पीडीएफ मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, ये पीडीएफ भी आप उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं मैंने बहुत सारी अलग अलग बुक से निकाले। मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी बुक्स को सॉल्व करेंगे, सारी बुक्स उठा के ले आए, ठीक है ना? तुम्हें कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ बस वो करते रहो, ठीक है ना? चलो भाई, पहला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? पहला क्वेश्चन सिंगल से है, इलस्ट्रेशन है, अच्छा। तो मैंने उठा लिया, मुझे अच्छा लगा, ध्यान से देखो। तो भाई मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। क्वेश्चन सबको नजर आ रहा होगा, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट of the two forces acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of the new forces when acting at a point and at an angle of 90 degree with each other. बड़ा क्वेश्चन है ना? कुछ को तो आधों को समझ में ही नहीं आया होगा। ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब हो सकता है। क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ सर पढ़ा तो है। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आर किस पे डिपेंड कर रहा है, ना तो ए के मैग्नीट्यूड को आप चेंज कर सकते, ना बी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो, चेंज किसको कर सकते हो? थीटा को, एंगल को, है ना? हाँ सर। इसका मतलब अगर cos थीटा को मैंने मैक्सिमम कर दिया तो क्या रिजल्टेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा?
यस सर। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होती है? +1। यस सर, मैक्सिमम वैल्यू तो ये होती है। पुट कर दो यहाँ पे। आर मैक्स कितना आएगा सोचो एक बार। √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या cos थीटा की वैल्यू तो 1 हो गई, रखने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा भाई, ये फॉर्मूला तुमने कहीं पढ़ा है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर, कहाँ पढ़ा है बताओ? ये तुमने तब पढ़ा था जब हम इसको ए प्लस बी स्क्वायर बोलते थे। यस और नो? क्या स्क्वायर से अंडर रूट खत्म? मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है ए प्लस बी। क्या आंसर आ रहा है? ए प्लस बी। इसका मतलब समझे जनाब, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है सोचो एक बार। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 सॉरी 0 डिग्री। कैन आई से व्हेन थीटा इज 0 डिग्री cos थीटा इज 1। यस। थीटा इज 0 डिग्री का मतलब क्या? मतलब दोनों वेक्टर भाई साहब सेम सेम जगह पे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। दोनों को ऐड कर दो, खत्म। आर इक्वल टू कितना आ गया? ए प्लस बी। तो क्या आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट पता लगा? यस और नो? आर मिनिमम भी निकालते हैं, चलो बताओ। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। मिनिमम वैल्यू कितने पे होती है बताओ? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आया ना। चलो रख देते हैं। आर मैक्स, आर मिनिमम कितना आएगा? √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यस सर, व्हाट इज दिस? इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर रूट, इट विल बी इक्वल टू आर मिनिमम। अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, तो आई कैन से इट विल बी a माइनस बी। दिस इज आर मिनिमम। इज इट क्लियर टू यू? सो व्हाट इज आर मैक्स? इट इज a प्लस बी। व्हाट इज आर मिनिमम? इट इज a माइनस बी। ग्रेट। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट और टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आर मैक्स की वैल्यू कितनी है? 10। क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज a प्लस बी? ग्रेट। अच्छा जी। आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है? 6। क्या इट विल बी a माइनस बी? यस सर। अब याद करो ये दोनों इक्वेशन कैसी बन गई? क्या इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? क्या पहली वीडियो इसी चीज की देखी थी आपने? यस सर। चलो फिर सॉल्व कर दो इसको। माइनस, अरे यहाँ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, छोड़ो ऐसे कर देते सॉल्व इसको। देखो, एक मिनट। बी से बी खत्म। ए प्लस ए 2a इक्वल टू 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। खत्म। बी की वैल्यू बोलो कितनी? बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जल्दी। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फटाफट। 8 यहाँ पे आ गया। 8 माइनस 6, बी विल बी इक्वल टू 2 आई थिंक। यस। 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। यस, आ गया। ए और बी हो गया, आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। मान लो कि ए को मैंने कर दिया 11 और बी को मैंने कर दिया 5। है समझ में? दोनों को 3 3 न्यूटन बढ़ा दिया। द रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेज व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर ये दोनों फोर्सेज एक एंगल 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नाउ? ऐसा पूछा उन्होंने। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही पूछा, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। क्या रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू कॉस 90 हो जाएगा? यस सर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 90? इट विल बी 0। यस। छोड़ दो इसको पूरे को। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 25। इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 146। यस। जैसे इतना ही आएगा। जो भी है आगे सॉल्व कर लेना। क्या समझ में आया? क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप लोग जब भी दो फोर्सेस 90 डिग्री पे एक्ट कर रही हो? ग्रेट। चलो भाई, आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट एक बार। टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of this gives the resultant this. If the angle of their inclination is 60 degree, find the magnitude of each force. Yes, you can solve it. Very easy question. Yes or no? Now this illustration 3.5, it's very great. So let me solve this. ये 3.5 illustration मैंने आपके लिए ही लिया है। ध्यान से देखें एक बार, जरा ध्यान से। क्वेश्चन अच्छा है बहुत, मैं इसको करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग कैसे हो गए। वेट वेट वेट। डन। चलो भाई, करें फिर। पेस्ट कर दो इसको यहाँ पे। ये कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको?
भाई साहब उन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान सुनेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector b. Find out the angle between a and b. आपको ए वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, ये है ए वेक्टर हमारा, और ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक है ना। उन्होंने बोला एक दो वेक्टर्स ऐसे हैं आपके पास जिनका रिजल्टेंट जो है ना, वो रिजल्टेंट एक्चुअल में ए के 90 डिग्री पे है, मतलब रिजल्टेंट उसका ए से 90 डिग्री पे आ रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट, ओके। उन्होंने एक बात और बोली, एंड रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी बाई 2 है। क्लियर है बात? अच्छा जी, फिर क्या करें सर। उन्होंने बोला फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ग्रेट। अब ध्यान से देखो, डायग्राम आपको दिख ही रहा है, मुझे नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये एंगल तो 90 है, तो गारंटी है। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया ए और बी के बीच में, 90 प्लस थीटा। ग्रेट। इस क्वेश्चन को मैं अभी अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को किससे करवा रहा हूँ, मैं लॉन्ग मेथड से करवा रहा हूँ, पूरा समझा के करवाऊंगा, ठीक है ना। बाद में, अभी एक लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन को 2 लाइन में कर सकते हो, ठीक है ना। जरा ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले आप डिटेल्ड सॉल्यूशन सुनो उसका कैसे होगा। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेन फाई। टेन फाई इज एक्चुअली इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यस सर। हु इज ए, पहले तो मुझे बताओ हु इज ए। ए कौन होता है? ए वो होता है सर जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट ने ए के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री, तो फाई तो हो गया 90। टेन 90 इक्वल टू बी कौन होता है? बी वो होता है जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल नहीं बनाता। अच्छा भाई, बी तो हमारा बी है। साइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, 90 प्लस थीटा, तो थीटा को रिप्लेस कर दिया मैंने, अपॉन ए प्लस बी कॉस, अगेन 90 प्लस थीटा। व्हाट इज टेन 90? इट इज इन्फिनिटी। यस। क्या इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हो? यस। 1/0 इक्वल टू बी साइन 90 प्लस थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस 90 प्लस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी। व्हाट इज कोस 90 प्लस थीटा? ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर पे जाओ, क्वाड्रेंट थ्योरी याद करो। कोस 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू जीरो। क्या कैन आई राइट इट एज ए इक्वल टू बी साइन थीटा? इज इट क्लियर? लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात? ग्रेट। अच्छा जी, अब मैं क्या करूं सर, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की जगह मैं क्या लगा दूं, 90 प्लस थीटा, बिकॉज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 प्लस थीटा नाउ। एंड इसको स्क्वायर कर दूं, अंडर रूट नहीं लगाया, उधर की तरफ स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके। डू यू नो द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड? इट इज b by 2। ओके, इफ आई से इट इज b by 2, तो इट विल बी b square by 4। what is a? A is actually equal to b sin theta, so I am putting the value here, so it will be b square sin square theta. Yes, b square, let it be as it is, and 2 into what is a, it is b sin theta again into b into what is cos 90 plus theta, again it is minus sin theta. Is it clear to you? So b square b square b square b square सब कट गए, कॉमन आके सब कट गए, है ना। 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 minus 2 sin square theta. What is sin square theta minus 2 sin square theta? Will it be 1/4 equal to 1 minus sin square theta? And what is 1 minus sin square theta? It will be cos square theta equal to 1/4. Yes or no? So can I write it as cos theta will be equal to plus minus half? Yes sir. Cos theta की वैल्यू प्लस हाफ कब होती है? When theta is 60 degree. Yes sir. Cos theta की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है? When theta is 120 degree. Yes or no? Yes or no? Yes. If I say you what is theta? Theta is acute or it is obtuse? अगर आप डायग्राम में देखो तो theta is acute. Yes sir. So which angle I have to consider? Theta equal to 60 degree. This angle I don't require. Yes or no? So this is my answer. So the angle between A and B will be equal to 90 plus 60, and that will be equal to 150 degree. Is it clear to you all? ये एक डिटेल्ड सॉल्यूशन था। नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन 2 लाइन में भी बता सकता हूँ।
क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, टू फोर्सेज ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन अ पार्टिकल मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, if one of them is reversed, the acceleration of the particle is becomes root 3 times. Calculate the ratio of the magnitude of the forces. टफ है, टफ दिख रहा है, एक्सेलरेशन भी आ गया अभी। डू यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन? थोड़ा सा टिपिकल करते हैं इसको, ध्यान से देखो। दिख रहा है क्वेश्चन? दो फोर्सेज हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड की एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो सबसे पहले मुझे दो फोर्सेज बनाने दो, ठीक है ना। मैंने बोला एक फोर्स ये है मान लो, और एक फोर्स ये है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू फोर्सेज, let it be, let it is f1 and it is f2, and let the angle between them is 120 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? अच्छा जी। उन्होंने बोला if one of them is reversed, the acceleration of the particle is becomes root 3 times। हम्म। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि टू फोर्सेस, ठीक है ठीक है, अगर एक पार्टिकल के ऊपर ये दो फोर्सेस लग रही है तो मान लो कि एक्सेलरेशन ए है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन भूल जाओ आप, एक्सेलरेशन क्या होता है। आप ऐसा मान लो कि ये दो पार्टिकल मिलके, दो फोर्सेस मिलके एक पार्टिकल को चला रही थी, है समझ में? कितनी फोर्स से चला रही थी? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट? यस, अच्छी बात है। कितना रिजल्टेंट आया होगा इन दोनों का पता है आपको? चलो आर वन निकालते हैं। व्हाट इज आर वन? विल इट बी एफ वन प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू cos 120 डिग्री? यस सर। व्हाट इज cos 120 डिग्री? इट इज माइनस हाफ। यस सर। कैन आई राइट इट एज आर वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू, सॉरी टू भी हट जाएगा क्योंकि माइनस हाफ से टू कट जाएगा। विल इट बी एफ वन एफ टू? इक्वेशन नंबर वन, यस और नो? अब उन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान सुनेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। इफ वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स रूट 3 टाइम्स। ओहो, उन्होंने बोला अगर दोनों में से एक भी फोर्स रिवर्स हो गई, रिवर्स का मतलब समझे जरा आप? मतलब मैं मानता हूं कि लेट एफ वन तो अभी भी ऐसे लग रहा है, लेकिन मान लो कि एफ टू ऐसे लगने लग गया, एफ टू की डायरेक्शन रिवर्स होगी मान लो, तो एंगल तो अभी भी ये वाला 120 डिग्री था। यस सर। तो अब फोर्स जो हो गई ना, फोर्स, एक्सेलरेशन को भूल जाओ। उन्होंने बोला जो रिजल्टेंट है वो अब रूट 3 टाइम्स हो गया। अच्छा जी। तो सर इस बार क्या चेंज आया? चेंज आया एंगल का। ध्यान से देखो, आप एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हो फिलहाल? हेड और टेल के बीच में। मैंने बताया था एंगल कौन सा होता है। एंगल होता है या तो हेड और हेड के बीच में या टेल और टेल के बीच में। तो क्या मैं चुपचाप इस इसको उठा के डिस्प्लेस कर सकता हूँ क्या? क्या मैंने बताया था वेक्टर कैन बी डिस्प्ले विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? यस सर। तो अगर मैं इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितना नजर आएगा मुझे बताओ जरा एक बार। पूरा का पूरा एंगल कितना नजर आ रहा है? लीनियर पेयर 180, ऊपर वाला 120, तो नीचे वाला कितना? 60 डिग्री। यस और नो? तो इस बार रिजल्टेंट निकालो तो R2 कितना आएगा? बोलो। R2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ अगेन एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री प्लस प्लस हाफ, तो इट विल बी cancelled out। R2 will be equal to under root of f1 square plus f2 square plus f1 f2। हाँ या ना? क्या उन्होंने बोला रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स हो गया? मतलब एक्सेलरेशन बोली ना, एक्सेलरेशन का मतलब रिजल्टेंट। कैन आई राइट इट एज R2 इक्वल टू रूट 3 R1? ग्रेट। लगा दो वैल्यूज दोनों की, तो कितना आएगा बोलो? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। मान लो R2 स्क्वायर इक्वल टू 3 R1 स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो व्हाट इज R2 स्क्वायर? f1 square plus f2 square plus f1 f2 equal to 3 into what is r2 r1 square? f1 square plus f2 square minus f1 f2। क्लियर है इतनी बात? ग्रेट। 3f1 स्क्वायर में से एक f1 स्क्वायर गया तो बचेगा 2f1 स्क्वायर। 3f2 स्क्वायर में से एक f2 स्क्वायर गया तो कितना बचेगा? प्लस का 2f2 स्क्वायर। और माइनस 3f1 f2 माइनस f1 f2 विल बी माइनस 4f1 f2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है भाई? टू कॉमन आ रहा है सब में से। एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू विल बी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई सबको?
बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। समझ में आया सबको? गुड। ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या भाई? हाँ, फॉर्मूला कहीं देखा हुआ है क्या? देखा हुआ लग रहा है। किसका फॉर्मूला होता है? F1 minus F2 whole square, yes or no? Will it be equal to 0? Yes. So what will I get when I equate this term to equal to 0? Yes or no? I will get F1 equal to F2. No? Yes. So what is the ratio of F1 and F2? It is 1. Clear है इतनी बात? Yes, sir. What is the ratio of the magnitude of the forces? It is 1. We got the answer? Yes. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 3.7 आप जरूर करें, ठीक है ना। और ये पूरा पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाया। इलस्ट्रेशन 3.4 भी आपको करना है, इलस्ट्रेशन 3.7 भी आपको करना है, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं वो सारे के सारे इन्हीं सारे कंसेप्ट पर बेस्ड है। आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे करना है। दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी इजी, सो यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं जरा कि यहाँ पे एक्चुअल में, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये क्रॉस की जगह माइनस है। क्या है? माइनस। सो जस्ट ट्राई देम एंड लेट मी नो व्हाट डाउट्स यू आर हैविंग। ओके। तो मुझे भी पता लगेगा कि आप कहाँ पे थोड़ा मिस कर रहे हो चीजें, ठीक है ना। सिंपल हर चीज का जो भी क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इनमें लेवल 1 भी है, लेवल 2 भी है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और मैंने आपको कुछ कुछ इलस्ट्रेशन में आपको करवा चुका हूँ। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, कल मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स आपको बताऊंगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में जो आप जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ से उठा भी लूंगा, ठीक है ना। तो एक और लेक्चर इस पे बनने वाला है, डोंट वरी। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से कल भी करवाने वाला हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतने सारे होमवर्क दे दिए, करवाए बहुत कम, ऐसा नहीं है। कल पूरी की पूरी जो वीडियो रहेगी वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की रहेगी। क्लियर है इतनी बात? इसके जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। गेटिंग? ग्रेट। चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।